नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक होगा संविधान का 16वां जो होगा लेक्चर होगा। इसके पहले आपके 15 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्लेलिस्ट में संविधान का एक फोल्डर होगा, उसी में सब स्टेप बाय स्टेप के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो 1 से लेकर 15 तक होंगे। आपका 16वां लेक्चर होगा। तो आज जो टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, क्या है आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें जो कार्य होता है, जो कार्य डिसीजन लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, वो सभी जो फैसले लिए जाते हैं वो कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए इसका जो एरिया है बहुत लिमिटेड है। इसका एरिया क्या है, बहुत लिमिटेड है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि टोटल जो मंत्रिपरिषद है इनकी संख्या कितनी होगी, तो जब भारतीय संविधान का गठन हुआ था या फिर हमारा देश 26 जनवरी 1950 को क्या कहते हैं लागू हुआ है, तो उस समय ये व्यवस्था नहीं थी कि हाँ कि इतने मंत्री होने चाहिए। लेकिन 91वें संशोधन हुआ है 2003 में। इसमें ये बताया गया है कि जो मंत्रियों की संख्या है ये कुल सदस्य संख्या होती है उससे 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग सबसे पहले बेसिक पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिक पॉइंट ये होगा आपका, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जैसे यहाँ पे नियुक्ति, तो नियुक्ति या फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा जैसे शपथ। तो जो नियुक्ति है, शपथ है, जितने भी मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति है और शपथ है, ये दोनों कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो आपको ये याद रखना है कि नियुक्ति और शपथ कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और यहाँ से अगर पूछ ले कि 75 और 74, तो 74 और 75 में क्या है, ये आपके अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 75 में पीएम की नियुक्ति है। अनुच्छेद 75 क्या है, पीएम की नियुक्ति। और यहाँ पे क्या है, मंत्रिपरिषद की। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, पीएम की नियुक्ति करता है। और पीएम की सलाह पर अनुच्छेद 74 के तहत क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पीएम है, मंत्रिपरिषद है। अगर यहाँ से पूछे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो आपको याद रखना है पीएम है, मंत्रिपरिषद है, कोई भी मंत्री है। अगर इनसे ये पूछे कि व्यक्तिगत रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के प्रति। तो प्रधानमंत्री है, कोई भी मंत्री है, व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लेकिन अगर सामूहिक रूप से पूछे तो सामूहिक रूप से आपको याद रखना है, व्यक्तिगत रूप से आपका राष्ट्रपति हो गया, लेकिन सामूहिक रूप से तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा, लोकसभा। तो सामूहिक रूप से जो है ये लोकसभा के प्रति क्या उत्तरदायी होंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे, ये राष्ट्रपति के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें, नियुक्ति हो गया, शपथ हो गया और उत्तरदायी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, उत्तरदायी, ये आपका हो गया। अगर चौथा पॉइंट हम पूछे योग्यता, चौथा पॉइंट क्या होगा आपका, योग्यता। अब योग्यता क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री बना है, तो मंत्री बनाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे किसी भी मंत्री को बनाया जाता है तो 25 वर्ष भी हो सकती है और 30 वर्ष भी हो सकती है। कैसे 25 वर्ष है, कैसे 30 वर्ष है, इसके बारे में जान लीजिए। तो जैसे हम कह दें कि मान के चलिए कोई चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद जैसे 2014 में या फिर 2019 में जो आपके लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो वहाँ से हम उठाते हैं कि जैसे मान के कि आपके जो सांसद हो गए हैं तो उनको मंत्री बनाना है। तो जैसे कोई लोकसभा को जीत कर गया है, कोई व्यक्ति है, लोकसभा जो है इसको जीत कर जाता है और उसकी उम्र क्या 25 साल उम्र है, तो 25 साल से नीचे लड़ ही नहीं सकता। तो 25 साल के उम्र के ऊपर वाले क्या मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और उसकी उम्र है 27-28 साल, क्या उसे मंत्री बनाया जा सकता है, जी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी उम्र 30 के ऊपर है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हारे हुए व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। कंडीशन होती है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 प्लस होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है 30 से नीचे है, 30 वर्ष से कम है, हार गया है, तो वो मंत्री नहीं बन सकता है। जैसे आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में
2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी जो है ये अमेठी से चुनाव लड़ी थी और ये हार गई, लेकिन फिर भी इन्हें क्या है मंत्री पद दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र 30 वर्ष थी और 30 वर्ष के ऊपर ये सिस्टम होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो आपको याद रखना है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर मंत्री बनाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों में से एक का सदस्य होना चाहिए। तो ये सीधा जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये जो है जनता डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं होता है, इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से है। अब जैसे स्मृति ईरानी 2014 में हारने के बाद ही मंत्री बनी है, तो हारने के बाद क्या वो बन गई, लेकिन एक शर्त होती है, किसी हारे हुए व्यक्ति को अगर मंत्री बनाना है तो 6 महीने के अंदर, कितने 6 महीने के अंदर उसे क्या है लोकसभा की सदस्यता को, लोकसभा की सदस्यता को हासिल करना पड़ेगा या फिर राज्यसभा का। तो मुख्य रूप से जितने भी हार जाते हैं, हारने के बाद मंत्री बनते हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, राज्यसभा की सदस्यता को हासिल करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो स्मृति ईरानी क्या है, वो हारने के बाद क्या संसद की सदस्यता उन्होंने 6 महीने के अंदर धारण कर ली थी। तो ये आपको याद रखना है कि योग्यता क्या है, योग्यता ये होना चाहिए वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र जो होती है वो 25 वर्ष और राज्यसभा में कितनी होती है, ये 30 वर्ष। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है कि वहाँ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा में जो सदस्यता हासिल करना है तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे, अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ या किसी भी मंत्री को हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कम से कम 50 सदस्यों द्वारा, कम से कम 50 सदस्यों द्वारा उसके खिलाफ क्या है एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। या फिर एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि पीएम के कहने पर भी क्या है पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, ये विघटित हो जाएगी। ये पीएम के कहने पर भी होता है। या फिर 50 लोकसभा राज्यसभा के 50 सदस्यों के द्वारा क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल जो है ये विघटित हो जाएगी। अब ये हम देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उप मंत्री हो गए। तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, ये रक्षा मंत्री आते हैं, इसमें वित्त मंत्री आते हैं, विदेश मंत्री आते हैं, रेल मंत्री आते हैं और गृह मंत्री आते हैं। और इनका हेड कौन होता है, ये स्वयं प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, स्वयं प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए राज्य मंत्री क्या होते हैं, तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ लिखा है केंद्रीय मंत्री के सहायक, तो ये क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री के सहायक मतलब जो कैबिनेट के सहायक होते हैं वो राज्य मंत्री में होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनकी सहायता करना। और राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, तो इनका भी एक अलग कार्य होता है, इनका भी क्या है ये सहायक करना होता है। अब यहाँ देखेंगे उप मंत्री होते हैं, तो उप मंत्री में जैसे हम कहेंगे कि इसमें कौन, ये प्रशासनिक कार्यों में सहायक, प्रशासनिक कार्यों में सहायक होते हैं। अब एक शब्द यहाँ देखेंगे, जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद है तो एक आपका है मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद। और आपने सुना होगा एक शब्द है मंत्रिमंडल। क्या है आपका, मंत्रिमंडल। तो अब देखेंगे मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब पहले हम इसको फिगर से बनाएंगे, जैसे आपका ये फिगर हो गया, पीएम हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये आपका हो गया कैबिनेट, कैबिनेट के मंत्री हो गए। और ये आपका हो गया राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और ये आपका हो जाएगा उप मंत्री। क्या हो गया आपका, उप मंत्री। तो आपको ये याद रखना है कि मंत्रिपरिषद जो होता है उसका हेड कौन होता है, पीएम होता है। इसके बाद आते हैं कैबिनेट के मंत्री आते हैं, फिर राज्य मंत्री आते हैं, फिर उप मंत्री आते हैं। तो लेकिन जब इसमें हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में, तो इसमें पीएम होगा और इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, कैबिनेट। क्या हो जाएगा, कैबिनेट। ये चीज,
तो ये आपका मंत्रिमंडल हो गया और ये आपका हो गया मंत्रिपरिषद। ये दोनों में बहुत अंतर है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही शब्द नहीं है, आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद अलग शब्द है और मंत्रिमंडल क्या है, ये एक अलग शब्द है। अगर हम कहें कि मंत्रिपरिषद मूल संविधान का भाग है, ये क्या है, ये मूल संविधान का भाग है। अब क्वेश्चन पूछे कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मूल संविधान का भाग नहीं है, तो आप यह देखेंगे मंत्रिमंडल जो है मूल संविधान का भाग नहीं है। मंत्रिमंडल को 44वां संशोधन करके 44वां संशोधन करके 1978 में 44वां संशोधन करके 1978 में हमारे भारतीय संविधान में एक नया शब्द जोड़ा गया है, उसका नाम क्या है, मंत्रिमंडल। तो 1978 से पहले मंत्रिमंडल का उल्लेख कहीं नहीं था। अब देखिए यहाँ पे पीएम होते हैं, कैबिनेट होते हैं, कभी कभी क्या होता है इसमें, जो ये आपके स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं कभी कभी इसमें भाग ले लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट क्यों कहते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि पीएम जो है अपने आवास में बुला के क्या करते हैं कि चाय की पार्टी करते हैं, डिनर की पार्टी करते हैं, लंच की पार्टी करते हैं। तो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनको बुला के क्या है, चाय करेंगे या डिनर करेंगे, लंच करेंगे, और उसी समय क्या है महत्वपूर्ण फैसले ले लिए जाते हैं। और लेने के बाद जो है उनको क्या है यहाँ पे बता दिया जाता है। तो जब महत्वपूर्ण जो निर्णय पीएम के आवास में ले लिए जाते हैं, चाय के दौरान, डिनर के दौरान, लंच के दौरान, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, किचन कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, किचन कैबिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसे किचन कैबिनेट कहते हैं। तो किचन कैबिनेट क्यों कहते हैं ये हम बता चुके हैं। अब देखिए इसमें से मुख्य मुख्य जो बिंदु हो चुके हैं, आगे हम ये बात करें कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि 2003 में हमारे भारतीय संविधान में 91वां संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन, 91वां संशोधन हुआ है। अब इसके 2003 के पहले ये था कि कितने भी जो है मंत्री आपके हो सकते हैं, जैसे 1947 में, 1950 में जब मंत्रिपरिषद हुए हैं, या फिर जितने भी मंत्री होते थे, उस समय ये डिसाइड नहीं किया गया था कि हाँ कितने मंत्री आपके होंगे। लेकिन इसमें फिर बाद में ये हुआ कि हाँ कितने मंत्री होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। इसके लिए भी ये क्या है, संविधान में क्या संशोधन हुआ है। संशोधन कब हुआ है, 2003 में हुआ है। क्रम कौन सा है, 91 नंबर का है। अब इसमें बताया क्या गया है, इसमें यह बताया गया है कि जितने भी मंत्री होंगे तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होती है, इससे अधिक नहीं होती है। तो इसमें पीएम का पद भी शामिल है, इसमें पीएम का पद भी शामिल है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे, जैसे इतने सारे मंत्री हो गए हैं, तो इतने सारे मंत्री जो बनाए गए हैं, तो अगर पूछे कि मंत्री जो बनाए जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं, तो ये जो है क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति की सहायता करते हैं और पीएम की सहायता करते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये समझने वाला टॉपिक है। इसको आप जब तक 2 या 3 बार वीडियो नहीं देखेंगे, ये आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। देखने के बाद इसमें क्या अच्छे से नोट्स बनाइए और कोशिश करिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसे नहीं पूछा जा सकता। जैसे मैंने कह दिया कि जो मंत्री पीएम होता है, मंत्री होता है, ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये राष्ट्रपति के साथ। लेकिन अगर व्यक्तिगत की जगह पे सामूहिक रूप हो जाए तो क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि ये थ्योरेटिकल होते हैं, तो इनको क्या समझ के आपको पढ़ना है और खुद अपने आप क्वेश्चन बनाना है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसे बनाए जा सकते हैं, तो उस दिन आप मानिए कि आपकी तैयारी जो है ये परफेक्ट हो रही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है इसको कमेंट में लिख के बताएंगे, और जो भी क्या कहते हैं आप देखें हैं तो उसको नोट्स जरूर बनाएंगे। तो जाते जाते एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो आज से आपका क्वेश्चन होगा कि हीरे का चमकना जो है, हीरे का चमकना ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण है, विवर्तन है, प्रकीर्णन है। तो ये आपके ऑप्शन है, आपको बताना है हीरे का चमकना किसका उदाहरण है। जय हिंद, जय भारत।